तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की एक गंभीर चिंता से। सुप्रीम कोर्ट ने एक चिंता व्यक्त की है और वो चिंता व्यक्त की है जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किए जाने की घटनाओं पर। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, यदि इसे रोका नहीं गया तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। दो बातें सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट कही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, देखिए नेशनल सिक्योरिटी आपके सिलेबस में है तो इसे आपको नोट कर लेना चाहिए। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि ये सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि आदमी के भी धर्म और जो व्यक्तिगत फैसले लेने का जो मौलिक अधिकार है उस पर भी कहीं न कहीं आघात है। देखिए हमारे यहां धार्मिक स्वतंत्रता है और जीवन जीने का अधिकार भी है। यदि मैं अपने पसंद से ही अपनी इच्छानुसार धर्म में परिवर्तन करता हूं तो फिर यह सुप्रीम कोर्ट की चिंता की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता है इस बात को लेकर के है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और इस पर बाकायदे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, केंद्र सरकार से पूछा है कि आप इस पर क्या कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से जो भी वकील थे, वकील जब हम कहते हैं तो अटॉर्नी जनरल, ये सब सॉलिसिटर जनरल वकील के तहत ही आते हैं बोलचाल की भाषा में, तो उन्होंने कहा कि बताया कि इसके बारे में राज्यों के अपने अलग अलग कानून हैं और राज्य इन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, यही पर्याप्त नहीं है, आपको भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। कुछ राज्यों ने धर्मांतरण पर कानून बनाए हैं, धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए, जैसे उसमें मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, हरियाणा है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश ने भी सरकार ने पिछले साल ही इस तरह का कानून बनाया है, लेकिन इससे बात बन नहीं रही है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि नहीं, केंद्र मूक दर्शक बना नहीं रह सकता, राज्यों के अपने अपने कानून हो सकते हैं लेकिन केंद्र को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस पर बाकायदे सुनवाई चल रही है, सुनवाई जारी है, देखते हैं कि आगे स्थिति क्या होती है। लेकिन यह एक चिंता का विषय जरूर है क्योंकि कुछ दिनों पहले आपको ध्यान होगा कि डेली ऑडियो लेक्चर में ही मैंने चर्चा की थी कि हमारे कुछ जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां की जो डेमोग्राफिक जो करेक्टर है उसमें बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। जब मैं डेमोग्राफिक करेक्टर की बात कर रहा हूं तो उसमें उम्र और वर्किंग पर्सन से नहीं है बल्कि धर्म और जाति के आधार पर है कि कुछ क्षेत्रों में बहुत तेजी से किसी पर्टिकुलर जाति धर्म के लोगों की आबादी बढ़ी है, बहुत तेजी से बढ़ी है। तो इससे होता क्या है? होता यह है कि जो समाज का चरित्र है उस समाज का चरित्र बदल जाता है। आप यूं कह लीजिए कि सामाजिक और सांस्कृतिक चरित्र में बदलाव आ जाता है। कभी कभी यह भी माना जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि यह जो मतांतरण है वह राष्ट्रांतरण में परिवर्तित न हो जाए। तो दोस्तों ये सामान्य सी बात नहीं है क्योंकि बहुत लंबे समय से यह देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे धार्मिक समूह हैं जो या तो लोभ दिखा करके या जबरन, जो भी स्थिति हो उसके आधार पर लोगों को धार्मिक परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करते हैं। और सामान्यतः यह भी देखा गया है कि इस तरह के धर्म परिवर्तन करने वाला जो समूह है वो बेसिकली गरीब किस्म के लोग हैं, जो बहुत ही गरीब हैं। उन्हें आप लालच दे करके परिवर्तन करा सकते हैं, धमकियां दे करके भी परिवर्तन करा सकते हैं। ऐसी स्थितियां देखने में आई हैं और इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता व्यक्त की है, मुझे लगता है कि यह चिंता बहुत जायज है और इस पर आपको एक अच्छी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन यहां मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि जब आप इस विषय पर तैयारी करें तो आप किस धर्म के हैं और आपका अपना पक्ष क्या है उसे छोड़ करके एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में सोचना चाहिए और संविधान के रूप में सोचा जाना चाहिए। देखिए इसी से जुड़ा हुआ एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन एक और मामला हमारे सामने है जो समान नागरिक संहिता को लेकर है। समान नागरिक संहिता यह भी एक ज्वलंत मुद्दा फिलहाल बन गया है। अभी कुछ राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, जैसे मुझे ध्यान आ रहा है शायद हिमाचल प्रदेश और गुजरात, इन राज्यों के चुनाव से पहले पार्टियों ने कहा है, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगर वो चुनाव जीत करके आती है तो वो बाकायदे समान नागरिक संहिता लाएगी। फिर जब हम समान नागरिक संहिता के बारे में बात करते हैं तो देखिए एक तरफ है समान नागरिक संहिता, सभी नागरिकों के लिए समान, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास मौलिक अधिकार हैं जिसमें जीवन जीने का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है, सांस्कृतिक स्वतंत्रता है।
तो वहां पर फिर एक क्लैश दिखाई देने लगता है ना, टकराव जैसी स्थिति होने लगती है कि जब सब समान ही हो जाएंगे तो फिर ये धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या रह जाएगा। लेकिन फिर हमें यह सोचना पड़ता है कि ठीक है, हम हिंदू हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, और भी जो समुदाय हैं धार्मिक या जातिगत समुदाय, हम वो हो सकते हैं, लेकिन इन सबसे पहले हम एक देश के नागरिक भी हैं। तो देश के मानवता का आधार ही क्यों न हो, जीवन जीने के लिए कुछ समान अधिकार होने ही चाहिए, और उसी का संबंध इस समान नागरिक संहिता से है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इस पर अपनी इच्छा व्यक्त कर चुका है, सरकार से कह चुका है कि उसे इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और यहां तक कि हमारा जो संविधान है, संविधान में हालांकि मौलिक अधिकारों के तहत ये बात नहीं कही गई है, न ही सीधे सीधे केंद्र और राज्य को कोई निर्देश दिया गया है, निर्देश तो कह लीजिए, आप आदेश दिया गया है कहना ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है उसके अनुच्छेद 44 में 44 में ये मेंशन किया गया है कि राज्यों का दायित्व तो है कि वह इसके लिए प्रयास करें। तो यानी कि जो हमारे संविधान निर्माता थे वे भी कहीं न कहीं इस स्थिति को लेकर के पक्ष में थे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समान नागरिक संहिता। दोस्तों, आप जानते हैं कि बाकायदे अभी COP27 की बैठक हो रही है मिस्र के शर्म अल शेख नगर में, जिसकी आबादी 1 लाख से भी कम है, लेकिन समुद्र के किनारे है, रिजॉर्ट है, वहां बहुत से इस तरह के कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं। तो वहां भारत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा की है। चूंकि भारत की ये घोषणा है तो आप इसे नोट कर लीजिए। भारत ने कहा है कि 2070 तक भारत अपने यहां हानिकारक गैसों का उत्सर्जन शून्य कर देगा। शून्य कर देगा, इसका मतलब है आप कह लीजिए कि नेट जीरो के लक्ष्य को हम हासिल कर लेंगे, मोटे तौर पर ये आप कह सकते हैं। आपको इससे पहले मैंने बताया था कि पेरिस समझौते के तहत ये कहा गया है कि वायुमंडल का जो तापमान है औसतन 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने के लिए सभी देश कोशिश करें। भारत लगातार इसके लिए काम कर रहा है। देखिए, भारत ने अपने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कितने जबरदस्त रूप से काम करना शुरू कर दिया है। तो भारत ने भी ये घोषणा की है। तो अब भारत उन देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने इस तरह की घोषणाएं की हैं, और लगभग 56 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह की घोषणाएं की हैं, जिनमें अमेरिका, चीन और जापान भी शामिल है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि एक डेटा मैं आपको देना चाहूंगा, ये वैश्विक कार्बन बजट रिपोर्ट 2022, वैश्विक कार्बन बजट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में जो सर्वाधिक हानिकारक गैसों का जो उत्सर्जन करने वाले जो देश हैं, उनके बारे में मैं बस थोड़े से आपको डेटा दे रहा हूं। 4 देश और समूह को लिया है, जिसमें चीन 31%, यानी कि चीन सबसे ज्यादा कर रहा है, अमेरिका 14%, यूरोपीय संघ 8% और भारत 7%। देखिए, परसेंट के हिसाब से आप देखेंगे तो अलग बात है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से जब देखेंगे तो भारत, तो आप सोच करके देखिए, 135 करोड़ की आबादी का देश, सिर्फ 8%। चीन तो हमारी आबादी के आसपास ही है, लेकिन उसका है 31%। और आप जब यूरोपियन संघ की बात करते हैं तो इसकी आबादी लगभग 45 करोड़ के आसपास ही है, और यूरोपीय संघ भी 8% पर है। और अमेरिका की आबादी तो बहुत कम है, यूरोपीय संघ से भी वो 14%। तो भारत तो पहले से ही काफी कम उत्सर्जित कर रहा है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से फिर भी भारत ने जो 2070 तक के लिए घोषणा की है, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि भारत ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, एक वचनबद्धता अपनी प्रस्तुत कर दी है। तो ये जो डेटा है आपको नोट कर लेना चाहिए, और इतना रट लीजिए कि इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न रह जाए। दोस्तों, एक खबर आपने और पढ़ी होगी, और वो है खेरसान शहर को लेकर। रूस ने अभी 4 शहरों को जो यूक्रेन के थे अपने में शामिल करने की घोषणा की थी। बाकायदे शामिल कर भी लिया था कि हम यहां जनमत कराएंगे और फिर इसे रूस में शामिल कर लेंगे। उन 4 शहरों के नाम आपको शायद मालूम हो। उसमें एक खेरसान है, दोनास्क एक था, लुहांस्क था, जेपोरिझजिया था, नाम कुछ इसी तरह का है,
इसमें सब खेरसान से जो रूसी फौजें हैं वो वापस चली गई हैं, काला सागर के निकट है। और इसे बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट माना जा रहा है। इसे इस रूप में देखा जा रहा है कि लगता है कि ये रूस के हौसले अब पस्त हो रहे हैं और यूक्रेन को उनका यह शहर वापस मिल गया है। तो केवल खेरसान जो वापसी हुई है रूसी फौज की, इसे आपको याद रखना है। हो सकता है कि प्री में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। दोस्तों, एक शब्द है आज मुझे पढ़ने को मिला, स्पोर्ट्स वॉशिंग। स्पोर्ट्स वॉशिंग, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जब कोई धनी व्यक्ति है या कोई धनी या बहुत बड़ी कंपनी है या कोई देश है, वो अपने यहां कोई स्पोर्ट्स का इवेंट करा करके या स्पोर्ट्स क्लब के जरिए अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश करता है। स्पोर्ट्स वॉशिंग का मतलब है कि उसकी इमेज जो खराब हो गई है उसे धो रहा है, स्पोर्ट्स के जरिए धो रहा है। तो स्पोर्ट्स वॉशिंग, पिछले साल ग्रीन वॉशिंग या कुछ इस तरह के एक शब्द का अर्थ पूछ लिया गया था, इसलिए मैं इस शब्द की चर्चा कर रहा हूं, स्पोर्ट्स वॉशिंग। और खासकर ये इसलिए ये शब्द आया है कि आपको मालूम है कि अभी 20 नवंबर से ही बाकायदे कतर में फुटबॉल का विश्व कप शुरू हो रहा है और ये माना जा रहा है कि खासकर कतर इसका आयोजन करके अपनी इमेज में सुधार लाना चाह रहा है, इसलिए यह शब्द अभी चर्चा में आया है, स्पोर्ट्स वॉशिंग। तो दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बस इतना ही।